हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ पार्ट 3 हाजिर हूँ मैं आपके सामने। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और आज भी 5 से 7 क्वेश्चंस करवाऊँगा जो एज़ इट इज़ आपके एग्ज़ाम में फंस सकते हैं, बिकॉज मैंने प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन उठाए हैं और जेके एस भी ज़्यादा मेहनत करने वाली अथॉरिटी है नहीं कि आपको लगेगा कि ये खुद से नए क्वेश्चन बनाएगी। क्योंकि अगर आपने सब इंस्पेक्टर का पेपर देखा हो 2018 वाला, तो उसमें एज़ इट इज़ 4 से 5 क्वेश्चन कैट के पेपर से उठाए हुए थे। मतलब वो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके थे और सेम डाटा के साथ वो क्वेश्चन रिपीट किए हुए थे। सो ये जो एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आते हैं या बैंक क्लर्क में क्वेश्चन आते हैं, अगर आप यही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे से लगा लो, यू आर गुड इनफ टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20 इन मैथमेटिक्स। क्योंकि मैथ में तो आपने नंबर जाने नहीं देना, आधा नंबर भी नहीं जाने देना कहीं पे। इतना टाइम है पेपर में, 2 घंटे बहुत होते हैं। किसी एग्ज़ाम में 2 घंटे नहीं मिलते। अगर किसी एग्ज़ाम में 2 घंटे मिल रहे हैं तो वहाँ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 नहीं होंगे, 200 होंगे, जैसे सीपीओ में होता है। बाकी एमटीएस से छोटा एग्ज़ाम कोई नहीं है, तो एमटीएस में भी कितने मिनट्स मिलते हैं, 90, मतलब 1.5 घंटा। यहाँ आपको 2 घंटे मिल रहे हैं, मतलब आधा घंटा एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो लोग। बहुत ज़्यादा टाइम है एग्ज़ाम में। मतलब आप अगर मार खाओगे तो वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से खा सकते हो। पेपर में ऐसा नहीं होगा कि आपसे टाइम मैनेज नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं आने वाला पेपर में। आप बेसिक मेथड से करो, आप ट्रिक से करो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा पेपर में। पेपर में बस यही है कि एक्यूरेसी चाहिए 100% और कॉन्सेप्ट चाहिए मजबूत। तो आपके कॉन्सेप्ट बनाना हमारा काम है। एजिस वाले क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, बट वही है कि अभी प्रैक्टिस करवानी है, तो रिफ़्रेश तो करवाना है पुराना जितना भी पढ़ाया हुआ है। तो एजिस वाला क्वेश्चन लिया है, कुछ मुश्किल नहीं क्वेश्चन में, एक अटैम्प्ट आपका खुद का बनता है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर रहे हैं और खुद अटैम्प्ट कर रहे हैं। मैं तो सोल्यूशन दूंगा अभी। The age of a boy and a girl is in the ratio 3:4। सिर्फ एज वर्ड मेंशन किया है ना, तो दैट मीन्स प्रेजेंट एज। जब नहीं प्रेजेंट भी लिखा हुआ तब भी इसका मतलब प्रेजेंट एज ही होता है। तो एक बॉय है और एक गर्ल है और उनकी प्रेजेंट एज का रेशो मुझे पता है 3:4। फिर बोल रहा है आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल बाद उनकी एजेस का रेशो 21 और 26 का हो जाएगा। 12 साल बाद उनकी एजेस का रेशो 21 और 26 का हो जाएगा। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बॉय। मैंने क्या बताया था सबसे पहले, एजेस वाले क्वेश्चन में क्या देखना होता है, गैप। गैप कितना, 3 और 4 में। 3 और 4 में गैप है 1 का, और 21 और 26 में गैप कितने का, 5 का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दैट गैप इक्वल। गैप क्या करो, सेम करो। वहाँ 5 का है तो यहाँ भी 5 का क्रिएट करो, क्योंकि सेम होना ज़रूरी है। दो लोगों की उम्र जो है वो जितना गैप होता है स्टार्टिंग में उतना एंड में भी रहता है। मैंने एग्जांपल से भी समझाया था कि आपका भाई अगर आज आपसे आज 4 साल छोटा है तो 10 साल बाद भी 4 साल ही छोटा होगा। तो सेम चीज़, सेम लॉजिक यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे इनकी उम्र में 5 का फ़र्क है तो यहाँ भी इनकी उम्र में 5 का फ़र्क होगा। तो 1 का क्या बनाओ, 5। कैसे बनेगा 1 का 5? 5 से मल्टीप्लाई करके। तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा और इसको भी 5 से करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 15, और ये हो जाएगा 20। अब खुद बताओ 15 और 20 में कितना गैप हो गया, 15 और 20 में 5 का गैप हुआ कि नहीं। जब गैप सेम हो गया, आधा क्वेश्चन हो गया। बहुत बड़ी चीज़ है गैप सेम करना। बच्चे अक्सर नहीं करते और फिर कहते हैं आपकी ट्रिक वर्क ही नहीं कर रही। भाई ट्रिक पूरी पहले सुननी होती है, फिर अप्लाई करनी होती है। गैप बराबर नहीं करोगे तो फिर तो मैंने कभी बोला ही नहीं कि उससे फिर क्वेश्चन निकल जाएगा। फर्स्ट गैप सेम करो। कई बार गैप ऑलरेडी सेम होता है, बट अगर गैप सेम हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो करना है सेम। गैप सेम हो गया। अब देखो ये 15 वाला इंसान कितने का दिख रहा है, ये 15 वाला इंसान दिख रहा है 21 साल का। अगर कोई 15 साल का इंसान 21 का हो चुका है तो वो कितने साल आगे जा रहा है, 6 साल। 6 साल ही बड़ा हुआ ना। 15 वाला इंसान आपको 21 का दिख रहा है, मतलब वो 6 साल बड़ा हुआ। क्वेश्चन में हम कितने साल आगे जाना चाहते हैं, हम 12 साल आगे जाने चाहते हैं। मतलब हमें वो 6 साल बड़ा नहीं दिखना चाहिए, हमें वो 12 साल बड़ा दिखना चाहिए। तो 6 का क्या बनाया जाए इस बार, 12। 6 का 12 तो बहुत इजीली बन जाता है। किससे मल्टीप्लाई करना, जस्ट 2 से। तो हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो। 15 को भी 2 से करना पड़ेगा, 20 को भी 2 से करना पड़ेगा, 21 को भी 2 से करना पड़ेगा और 26 को भी 2 से करना पड़ेगा।
तो जब 15 को 2 से करोगे तो बॉय की एज आ जाएगी 30, मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। जब 20 को 2 से करोगे गर्ल की एज आ जाएगी 40, स्क्वायर ब्रैकेट में। 21 को 2 से करोगे तो 42, और 26 को 2 से करोगे तो 52। अब ध्यान से देखो, 30 वाला इंसान कितने का दिख रहा है? 42 साल का। क्या 12 साल बड़ा दिख रहा है कि नहीं? तो 12 साल बड़ा दिखना चाहिए था। 40 वाली लड़की कितने की दिख रही है? 52 की। 12 साल बड़ी दिख रही है कि नहीं? बिल्कुल दिख रही है। इसका मतलब हमने क्वेश्चन में जितनी चीज़ें सेट करनी थी कर ली। अब देखो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बॉय। तो बॉय की प्रेजेंट एज क्या आ गई? 30 साल। 30 साल इस क्वेश्चन का आंसर है। गर्ल की पूछते तो 40, बॉय की 12 साल बाद एज पूछते तो 42, गर्ल की 12 साल बाद एज पूछते तो 52। जो मर्जी पूछ लें, एक बार आपने गैप सेम करना है और फिर देखना है ये वाला इंसान कितने का दिख रहा है। तो मुझे ये 15 वाला इंसान कितने का दिख रहा था? 21 का। 15 वाला इंसान 21 का दिख रहा था, मतलब 6 साल बड़ा। मुझे 6 साल बड़ा नहीं करना, मुझे 12 साल बड़ा करना है उसे। तो 6 का 12 बना लिया 2 से मल्टीप्लाई करके, तो हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जब 15 को 2 से किया तो 30 आ गया। मेरे को यहीं पे रुक जाना चाहिए था क्योंकि मेरे से पूछी प्रेजेंट एज है बॉय की। तो 30 इस क्वेश्चन का आंसर है। कुछ भी नहीं है जिस वाले क्वेश्चन में। आधे क्वेश्चन इस तरीके से हो जाते हैं और आधे इक्वेशन बना के। हाँ, कुछ क्वेश्चन तो होंगे जहाँ इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये तरीका हर जगह थोड़ी लगेगा। ये तरीका वहाँ लगेगा जहाँ 2 रेशोज़ दिए होंगे। एक रेशो ये था और दूसरा रेशो ये था। जहाँ 2 रेशोज़ हों और कुछ साल आगे जा रहे हों या कुछ साल पीछे जा रहे हों, वहाँ ये मेथड वर्क करता है। 100% वर्क करता है। कोई एक क्वेश्चन ले आओ मेरे पास जिसमें 2 रेशो दिए हों और कुछ साल आगे जाने की बात हो या कुछ साल पीछे जाने की बात हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये 12 साल आफ्टर की जगह बिफोर होता तो ये क्वेश्चन इस साइड बन रहा होता। डाटा जैसा मर्जी सेट कर दे, वी डोंट केयर, तरीका यही रहेगा। अगर वो 2 रेशो दे और अगर एजी से क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप पे आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये मेथड आता ही नहीं है। वो भी फंसे रहते हैं इक्वेशंस में। यहाँ इक्वेशन से करना बेवकूफ़ी है। ऐसा नहीं है कि इक्वेशन से नहीं होता, बट ये बहुत अच्छा तरीका है। ऐसे तरीके में और भी हैं, और चैप्टर्स में भी हैं, बट यही है कि अभी आपके चैप्टर वो वाले एग्ज़ाम में आने ही नहीं है। आपको रेशो और परसेंटेज पे जितनी कमांड हो जाएगी बहुत अच्छी बात है। सो आज मैंने रेशो के और भी क्वेश्चन लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देख लो एक बार और एक ट्राई खुद से करनी है। वीडियो को पॉज करो एंड अटेम्प्ट इट। ऑप्शंस आर देयर। If 27 people working 8 hours a day can complete a task in 12 days, क्या मतलब है इस लाइन का? कि 18 लोग अगर एक दिन में 8-8 घंटे काम करें तो किसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर देंगे। देन इन हाउ मैनी डेज, तो कितने दिनों में 18 लोग इसी काम को ख़त्म करेंगे अगर वो एक दिन में कितना काम करें? 9 घंटे। तो मैं देख रहा हूँ यार यहाँ एलसीएम नहीं लगा पाऊँगा। एलसीएम कहाँ लग पाता है? ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी उसी काम को इतने दिन में करता है, वहाँ एलसीएम लग जाता है। यहाँ आवर्स की बात कर रहा है, डेज़ की बात कर रहा है, लोगों की बात कर रहा है। तो जब ऐसे 3-4 फैक्टर दिखें तो आ जाओ अपने फॉर्मूले पे। M1 D1 H1 इज़ इक्वल टू M2 D2 H2। M1 मतलब नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ पर्सन्स, नॉट नेसेसरीली मैन। वो वुमेन हो सकते हैं, वो बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मतलब कितने लोग, तो कितने लोग? 27 लोग। कितने दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं? 12 दिन में। एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 8। नेक्स्ट केस में कितने लोग हैं? 18। कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे? हमें नहीं पता। एक दिन में कितने घंटे काम कराना है? 9 घंटे। सब चीज़ें क्वेश्चन में है, मैं खुद से कुछ नहीं लिख रहा हूँ। बस अब काटना शुरू कर देते हैं। सो सबसे पहले क्या कट रहा है? 18 और 27 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 9 के टेबल में। 9 2 ज़ा 9 3 ज़ा 2 से क्या कट जाएगा? 12। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 3 से क्या कट जाएगा? 9। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा और इस 3 से क्या कट जाएगा? 6। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। तो इस साइड तो कुछ नहीं बचा सिवाय x के, और इस साइड क्या बच गया? एक 8 और एक 2। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू आ जाएगी 8 × 2। 8 × 2 मतलब 16। 16 है ऑप्शन में? बिल्कुल है।
कितने इजी क्वेश्चन है अगर आपने टाइप पहचान ली। सारा खेल टाइप पहचानने का। क्वेश्चन पेपर में हार्ड नहीं आएंगे। आप क्लास 4 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप कोई CDS वगैरह का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हो कि आपको ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज हार्ड आएगी, आपको आसान क्वेश्चन आएंगे। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द टाइप, ये क्वेश्चन किस टाइप में फॉलो कर रहा है और इसको करने का क्या तरीका है। बस टाइम एंड वर्क मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा भी पेपर में, और अगर नहीं हुआ तो फिर पढ़ाई छोड़ देना फिर, क्योंकि मेहनत करने का फ़ायदा तभी है अगर उसका रिज़ल्ट पेपर में दिखे। क्या फ़ायदा आप महीने 1.5 महीने से लगे हो और पेपर में आपसे 10 क्वेश्चन ना निकले, तो फिर उससे अच्छा कुछ और देखो फिर। ठीक है, मेहनत करके उस चीज़ का रिज़ल्ट दिखना चाहिए, फिर अगली बारी आपका मेहनत करने का और मन करेगा। आपको लगेगा हाँ महीना 1.5 मेहनत की तो रिज़ल्ट दिखा, फिर आप बोलोगे अगर मैं 4 महीने मेहनत करूँ तो क्या और रंग नहीं लाएगी वो मेहनत। लेकिन अगर अभी वाली मेहनत से फ़ायदा नहीं होगा ना, फिर आप डिप्रेस हो जाओगे, फिर आपको लगेगा ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम मेरे लिए बने ही नहीं है। ऐसा फीलिंग आती है इंसान को। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो चीज़ पढ़ रहे हो ना यार, तरीके से पढ़ना, क्योंकि मैथ में बारीकियाँ बहुत होती हैं। देखने में लगता है कि हाँ मुझे आ गया, बट स्टिल आप जैसे जैसे ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओगे आप फंसोगे क्वेश्चंस में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके 100% कॉन्सेप्ट बड़ी जल्दी बन जाएंगे। हमें भी टाइम लगा था, ऐसा थोड़ी कि महीने में सीख लिया था सब कुछ। तो आप भी जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए। क्वेश्चन जहाँ से मिल रहा है ले लो, ये मत सोचो कि ये मेरे लेवल का है या नहीं। क्वेश्चन मिल रहा है पकड़ो, सॉल्व करो बस। किसी बुक से मिल रहा है, अरिहंत है, विशाल है, जो है, अब तो कोई भेदभाव मत करो किसी भी किताब में। जहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ऑलिव बोर्ड का क्वेश्चन है, जिसका है वो बैंकिंग का रहा है क्वेश्चन, वो SSC का रहा है, डजेंट मैटर। प्रैक्टिस करो बस इस टाइम पे, और पेपर से एक दिन पहले रेस्ट करो। अभी प्रैक्टिस कर लो, अभी है पेपर को हफ्ता, बट अगर मंडे को पेपर है तो संडे को रेस्ट करो। संडे को बहुत ज़्यादा रात को नहीं पढ़ना है, फिर पेपर में कुछ नहीं कर पाओगे। है, थोड़ा रिलैक्सेशन ज़रूरी है दिमाग को, जितना पढ़ा हुआ वो रिटेन भी रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा मिक्सअप कर दोगे सब ख़राब हो जाएगा। मैं बताऊंगा एग्ज़ाम से पहले कि कैसे एग्ज़ाम को टैकल करना है। अभी पढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रेशो का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। अटेम्प्ट करो एक बार खुद से। डिवाइडिंग द अमाउंट ₹18,144 among 3 persons A, B and C in the ratio 3:5:8। तो हमें बताना है B को कितना ज़्यादा मिला A से। द अमाउंट B गेट्स मोर देन A इज़ डैश। B को A से कितना ज़्यादा मिला। A, B और C में पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया कितना, इतना, किस रेशो में, इस रेशो में। इसी रेशो में पैसा डिवाइड किया। तो अगर मैं खुद देखूं ऑब्जर्वेशन से, तो A, B और C को मिला के कितना पैसा मिला है, 8 और 5 13, 13 और 3 16। A, B और C को मेरे मुताबिक कितना पैसा मिल रहा है, 16 मिल रहा है। क्वेश्चन में 16 नहीं मिल रहा, क्वेश्चन में मिल रहा है 18,144, तो वो 16 की वैल्यू है। काटते हैं, 4 के टेबल से कट रहा है। 4 4 ज़ा 16, 21, 4 5 ज़ा 20, 14, 4 3 ज़ा 12, 24, 4 6 ज़ा, स्टिल 4 से कट रहा है। 4 1 ज़ा 4 11 ज़ा 44, 13, 4 3 ज़ा 12, 16, 4 4 ज़ा, एक की वैल्यू आ गई 1134। हमें क्या देखना है कि B को A से कितना ज़्यादा मिल रहा है, खुद बताओ। B को A से कितना ज़्यादा मिल रहा है, ऑब्जर्वेशन से देखो। A को 3 मिल रहा है, B को 5 मिल रहा है, कितना ज़्यादा, 2। 3 और 5 में कितना फ़र्क है, 2 का तो फ़र्क है। इट मीन्स B को 2 ज़्यादा मिल रहा है A से, 2। मेरे पास कितने की वैल्यू है, 1 की। 1 की वैल्यू है और मैं चाहता कितने की वैल्यू हूँ, 2 की। तो 1 का 2 कैसे बनता है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 11 का डबल 22, 34 का डबल 68, 2268 इज द आंसर। 2268 कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। कुछ भी नहीं अरिथमेटिक में, मतलब आपने पता नहीं क्यों हवा बनाया हुआ मैथ को। मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है, मतलब इससे आसान अगर कुछ और हो सकता है तो वो मैथ ही है। मतलब मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इवन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बारीकियाँ हैं, इससे भी ज़्यादा। और इंग्लिश हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर बंदा कर सकता है।
चाहे उसने 10th के बाद मैथ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, फ़र्क नहीं पड़ता। इंग्लिश में फ़र्क पड़ता है कि आपने 10th तक कितने अच्छे से बेसिक्स थे आपके कि नहीं थे, बिकॉज एट प्रेजेंट किसी को चेंज द वॉइस और नरेशन सिखा पाना बहुत मुश्किल काम है, अनलेस कि उसको पहले से थोड़ी बहुत जानकारी हो कि नहीं। सीधा आप इंग्लिश का किसी का बेस नहीं बना सकते अगर वो बंदा 21-22 साल का हो चुका है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैथ में आप किसी को भी सिखा सकते हो। इवन मुझे लगता है मेरी वीडियोस कोई ऐसे अनपढ़ इंसान भी देखेगा ना तो वो सीख जाएगा। सब्जेक्ट ही ऐसा है। कितने क्वेश्चन हो गए? 3 और करने हैं आज तो, मतलब क्वेश्चन अच्छे करने हैं हमें। परसेंटेज का क्वेश्चन लेते हैं एक। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें रेशो भी है, इसमें परसेंटेज भी है। पढ़ लो एक बार और ट्राई करो। ऑप्शंस दिए हैं मैंने, निकल जाना चाहिए आपसे। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी है। अ क्रेट ऑफ फ्रूट्स कंटेन्स 1 स्पॉइल्ड फ्रूट फॉर एवरी 25 फ्रूट्स। ये लाइन बहुत अच्छे से समझनी है कि एक फ्रूट्स की टोकरी है, कुछ भी है, उसमें एक सड़ा हुआ फल है। स्पॉइल्ड होता है जो ख़राब हो चुका है। एक सड़ा हुआ फल है फॉर एवरी 25 फ्रूट्स, हर 25 में एक सड़ा हुआ, हर 25 में। इट मीन्स यहाँ पे ले लो आप टोटल और यहाँ पे ले लो आप स्पॉइल्ड। तो अगर टोटल फल 25 होंगे तो उसमें एक सड़ा हुआ निकलेगा ही निकलेगा। ये तो बोल रहा है वो कि एक फ्रूट की टोकरी में हर 25 फ्रूट्स में एक सड़ा हुआ है फॉर एवरी 25। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टोकरी में 25 ही हैं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ अगर 25 होंगे तो एक सड़ा हुआ ज़रूर होगा। अब जितने भी सड़े हुए फल थे उसने सारे नहीं बेचे, उसका सिर्फ 60% बेचा। 60% ऑफ द स्पॉइल्ड फ्रूट्स वर सोल्ड। जितने भी सड़े हुए फल थे उसका 60% बेचा, पूरे का नहीं, स्पॉइल्ड का 60%। तो स्पॉइल्ड है मेरा 1 का 60% निकालना बहुत मुश्किल काम है, मतलब डेसिमल में आंसर आएगा, डेसिमल चाहिए ही नहीं है। और ये दोनों चीज़ें किसमें है? रेशो में। जब भी दो क्वांटिटीज़ रेशो में होती है ना, हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं दोनों को 10 से कर रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ा? रेशो भी 25 और 1 का ही है, क्योंकि 0 0 कैंसिल भी तो हो सकता है। रेशो का यही फ़ायदा होता है। तो 250 और 10 बना लिया मैंने। 10 क्यों बनाया? क्योंकि 10 का 60% निकालना बहुत आसान रहेगा। मैं 100 भी बना सकता था। 100 का 60% 60 ही होता है और 10 का 60% 6 होता है, थोड़ी छोटी वैल्यू रहेगी, कोई बात नहीं। अब टोटल स्पॉइल्ड फ्रूट्स कितने दिख रहे हैं मुझे? 10। उसने 10 के 10 नहीं बेचे, उसने उसका 60% बेचा। 60% ऑफ द स्पॉइल्ड फ्रूट्स वर सोल्ड। 10 नहीं बेचे, 10 का 60% बेचा। तो 10 का 60% कितना होता है? 6। ये 6 उसने सेल कर दिए, ये 6 उसने क्या कर दिए? दी 6 वर सोल्ड। ये 6 कैसे लिख रहा हूँ? ये 10 का 60% है। अब 60% निकालना आप जानते हो, कुछ नहीं है उसमें। 60/100 इंटू 10, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 1 से 6 ही आएगा। इतनी छोटी बात आप जानते हो। ये 6 जो मैंने डायरेक्ट लिखा कोई बड़ी बात नहीं थी। इफ़ द सेलर हैड सोल्ड 48 स्पॉइल्ड फ्रूट्स, पहले परसेंटेज में बता रहा है और फिर ये भी बता दिया कि स्पॉइल्ड फ्रूट्स कितने बेचे थे? 48। अब ये 48 परसेंटेज में वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। मैंने देखा तो कितने बेचे थे? 6। मेरे मुताबिक तो 6 ही बिके थे। क्वेश्चन बोल रहा है 6 नहीं बेचे, आपने 48 सड़े हुए फ्रूट बेचे हैं। 48, मैंने तो 6 बेचे सड़े हुए। क्वेश्चन बोल रहा है 6 की वैल्यू कितनी है? 48। देखो डाटा वो दे देता सारा क्वेश्चन में, बट सीधे सीधे नहीं देता, घुमा फिर आके देता है कि आप फंस जाओ, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। आप एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ोगे कि टोटल वर्ड यूज़ कर रहा है कि स्पॉइल्ड वर्ड यूज़ कर रहा है। तो बोल रहा है इफ़ द सेलर हैड सोल्ड 48 स्पॉइल्ड फ्रूट्स, मैंने तो 10 में से 6 ही बेचे थे। वो बोल रहा है 6 नहीं बेचे, आपने तो 48 बेचे हैं। तो 6 का 48 कैसे बनता है? 6 के टेबल में 48 आता है, बिल्कुल आता है। कितने ज़ा? 8 ज़ा। तो पता चला मुझे हर एक टर्म को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। खैर छोड़ो, हर एक को क्यों करना है, जो रिक्वायर्ड है उसी को करते हैं। बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ़ फ्रूट्स बता दो कितने थे टोकरी में, टोटल नंबर ऑफ़ फ्रूट्स। मैंने टोटल कितने माने हैं? 250। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ रही है? 8 से। तो 250 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट योर आंसर। 25 × 8 200, 200 के आगे एक ज़ीरो लगा लो, 2000 आपका आंसर है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना था, थोड़ा सा। तो इतना सा तो एक्सपेक्ट करो, इतना बड़ा क्वेश्चन है और अगर इतना सा सोल्यूशन नहीं होगा तो एग्ज़ाम है यार। बट ये क्वेश्चन बन सकता है। नॉट एट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, नॉट एट ऑल, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है,
बस ये कि क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे लेवल की है, आपको पढ़ के बनानी पड़ेगी। और कोई परेशानी नहीं है, एग्ज़ाम में टाइम है, आप एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ सकते हो, 3 बार पढ़ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से समझ गए अगर, तो फिर आप आगे क्या करना है वो धीरे धीरे आपका दिमाग आपको गाइड करेगा। बट कई बार क्या होता है क्वेश्चन में पता ही नहीं चलता है कि आगे किया क्या जाए, इसको पकड़ा कहाँ से जाए क्वेश्चन को। मैंने फर्स्ट लाइन से देख लिया, फर्स्ट लाइन से मुझे समझ आ रहा था कि एक सड़ा हुआ फल होगा हर 25 में, तो मैंने रेशो बना लिया 25 और 1 का। फिर अगली में बोल रहा था वो कि आपने 60% ऑफ द स्पॉइल्ड फ्रूट्स बेच दिए, तो मैंने कहा यार 1 का 60% निकालूंगा, 0.6 आएगा, 0.6 डेसिमल में है। डेसिमल में क्वेश्चन करोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन में गलती लगने का चांस बन जाता है। मैंने दोनों में 1-1 0 लगा दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, रेशो थी। और 10 का 60% निकाल लिया, वो आया 6, मतलब मैंने 6 सड़े हुए फल बेच दिए। वो बोल रहा है 6 नहीं बेचे, 48 बेचे, तो 6 का 48 बना लिया, किससे मल्टीप्लाई करके, 8 से मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब आपको इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। लेकिन उसने स्पॉइल्ड पूछे ही नहीं थे, उसने टोटल पूछे थे, मैंने 250 को 8 से किया, 2000 आंसर आ गया। और करते हैं क्वेश्चंस। परसेंटेज चैप्टर में इससे इजी क्वेश्चन नहीं बन सकता, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब इजी है तो इजी तो आना है पेपर में, लेकिन स्टिल बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। आपने नहीं करनी, क्योंकि आप मेरे से परसेंटेज पढ़े हो, ट्राई करो और आपका ये निकलेगा आंसर, गारंटेड निकलेगा। बट स्पीड में निकालोगे, अगर इजी क्वेश्चन है तो जल्दी निकाल लोगे। 2 numbers आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 65% मोर दैन अ थर्ड नंबर। 2 नंबर किसी तीसरे नंबर से 25% और 65% ज़्यादा हैं। मोर दैन का मतलब होता है ज़्यादा। तो मेरे से पूछा द रेशियो ऑफ द 2 numbers इज़ डैश। दोनों नंबर किससे ज़्यादा है, किसी तीसरे नंबर से, तो ये रहा फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर। जब ये दोनों ही नंबर किसी तीसरे नंबर से ज़्यादा हैं तो तीसरा नंबर कुछ लेट करना पड़ेगा, और परसेंटेज चैप्टर में जब भी लेट करने की बात आएगी मैं 100 करूँगा। मैंने मान लिया तीसरा नंबर 100 है, तो जो पहला नंबर है वो उससे 25% ज़्यादा है, तो वो 125 होगा, और जो दूसरा नंबर है वो उससे 65% ज़्यादा है, तो वो 165 होगा। होगा कि नहीं? ज़्यादा का मतलब क्या होता है कि वो उससे बड़े होंगे। कितने बड़े होंगे? एक 25% बढ़ा दिया, दूसरा 65% बढ़ा दिया। बोला दोनों नंबरों की रेशो बताओ, इसकी और इसकी रेशो, मतलब अब उसको थर्ड नंबर से कोई मतलब नहीं है, इन दोनों की रेशो पूछ रहा है। तो रेशो तो यही बन रही है, लेकिन आप जानते हो रेशो किस फॉर्म में होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। मतलब अगर इन दोनों में कुछ कट रहा है तो काटो, सामने दिख रहा है ये दोनों 5 के टेबल से कटेंगे। 5 2 ज़ा 10, 25, 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15, फिर 5 3 ज़ा 15, और 25 और 33 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 25:33 आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन में गलती का कोई स्कोप नहीं है, बिकॉज इसमें करना ही क्या है, बता चुका हूँ कि अगर वो किसी तीसरे नंबर पे डिपेंड करते हैं तो तीसरे नंबर को लेट करो, और लेट करोगे तो 100 कर लेना। अब वो मोर देन भी बोल सकता है, वो लेस देन भी बोल सकता है, वो ऑफ ए थर्ड नंबर भी बोल सकता है, तो तीनों केस बना लोगे आप, कुछ मुश्किल नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज का क्वेश्चन है, और एवरेज चैप्टर आपको थोड़ा कम आता है, लेकिन एवरेज का क्वेश्चन तो बनेगा, लेकिन देख लो एक ट्राई मार के, बनता है आपसे तो ठीक है, नहीं तो सोल्यूशन देख लेना। कंसेक्यूटिव नंबर पे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, ये क्वेश्चन थोड़े से लॉजिकल होते हैं, अगर आप वो पकड़ लो वहाँ से बात तो बन गई। और मैंने समझाया कंसेक्यूटिव नंबर से कैसे डील करना है। सो ऑप्शन दिए मैंने, एक ट्राई मार लो, बाकी देखते हैं। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 75। 5 लगातार ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर कितने के गैप पे आते हैं? 2-2 के गैप पे। 1 3 5 7 9, हर एक में 2-2 का गैप है, मतलब ये क्या बनाते हैं? एपी बनाते हैं। और कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार। लगातार मीन्स ऐसा नहीं है कि 5 के बाद सीधा 11 आ जाएगा, मतलब बीच में स्किप कोई नहीं किया। 5 के बाद 7 ही आया, 7 के बाद 9 ही आया, 9 के बाद 11 ही आया, और उनका एवरेज है 75। मैंने बताया था एवरेज कौन सा नंबर होता है? सबसे बीच वाला, मतलब एक यहाँ से काटो, एक यहाँ से काटो, एक यहाँ से काटो, एक यहाँ से काटो, तो बीच में यही बचेगा, यही एवरेज है, तो इट मीन्स यही 75 है। एवरेज पता हो कंसेक्यूटिव नंबर में तो वो बीच वाला नंबर होता है, और ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थी तो बीच वाला नंबर तो सामने निकल जाना था। अब मुझे पता है ये सारे ऑड नंबर है, ये 75 है, तो अगला नंबर क्या होगा?
77, इससे अगला नंबर क्या होगा 79, इससे पिछला नंबर क्या होगा 73, इससे पिछला नंबर क्या होगा 71। अब बोल रहा है मैं क्या नंबर ऐड करूं, मैं कौन सा नंबर ऐड करूं ताकि एवरेज कितना बन जाए 76। मतलब मुझे एवरेज अब 75 नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरा एवरेज कितना बन जाए, मेरा एवरेज बन जाए 76। मतलब मुझे 75 चाहिए नहीं एवरेज, मैं चाहता हूँ एवरेज इससे एक स्टेप बढ़ जाए 76 हो जाए। वो तो तभी पॉसिबल है जब कोई बड़ा नंबर ऐड किया जाए, मतलब वो नंबर 75 से तो बड़ा होगा और उसने सारे ऑप्शन 75 से बड़े दिए हैं। अब एक चीज़ देखो यार कि अगर ये वाला नंबर एवरेज होना चाहिए, ये वाला नंबर एवरेज बनाना है ना आपको, मतलब इन दोनों के बीच में, इट मीन्स सिर्फ ये वाले दो नंबर बचने चाहिए, बाकी सब कट जाने चाहिए, तभी तो ये वाला नंबर एवरेज होगा। क्योंकि अब इवन नंबर ऑफ संख्याएं बन जाएंगी, अब नंबर्स इवन बन जाएंगे, ऑड नहीं रहेंगे। अब ये कितने नंबर थे 5, 1 2 3 4 5। अगर मैं इसमें एक और नंबर जोड़ूंगा तो ये 6 नंबर हो जाएंगे। और 6 नंबरों में दिक्कत क्या होती है देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबरों का एवरेज कभी भी सीधा सीधा नहीं निकलता, ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा, तो बीच में 2 बच जाते हैं। जबकि 5 में कोई दिक्कत नहीं, 5 में एक ही बचता है। 5 में देख लो, 5 में ये कट गया ये कट गया ये भी कट गया ये भी कट गया, 5 में एक ही नंबर बचता है बीच में, तो वो मैंने सीधा 75 ले लिया था। अभी बीच में कितने नंबर बचते हैं 2, और एवरेज लाई करता है उन दोनों के बीच में, उन दोनों का बिल्कुल मिडिल पॉइंट एवरेज होता है। तो 76 जो है 75 और 77 का मिड पॉइंट है, मतलब 76 एवरेज है तो ठीक है। इट मीन्स ये वाला नंबर क्या होगा, ये वाला नंबर सिर्फ और सिर्फ 81 हो सकता है, इसके अलावा कोई और चॉइस ही नहीं है अपने पास। अब देख लो, इधर से ये कट जाता, 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 तो बीच में यही दो नंबर बचते, और इन दोनों नंबरों का मिडिल पॉइंट 76 ही है। तो एवरेज 76 बनाने के लिए आपके पास 81 ऐड करने के अलावा कोई और चारा ही नहीं है। 81 इस क्वेश्चन का आंसर है। यार एवरेज से मैं आपको खेलना सिखा दूंगा, बट इसके लिए ना मुझे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए। मतलब एक सिंगल क्वेश्चन से मे बी आपको इतनी सेटिस्फेक्शन ना हो, और आपको शायद लगे भी ना कि यार ये क्या कर दिया, ये कैसे पता चल गया 81 ही कैसे ऐड कर दिया। बट अगर आप थोड़े समझदार हो तो आप अभी तक ये मेरी बात समझ चुके होंगे कि जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हों तो बीच में सिर्फ एक ही टर्म बचती है, और वो सीधी सीधी एवरेज होती है। जैसे पहले 5 टर्म्स थी और एवरेज 75 थी, तो मैंने सीधा सीधा बीच वाले नंबर को 75 मान लिया। लेकिन वो बात कर रहा है एक और नंबर ऐड करने की, मतलब अब नंबर 5 नहीं रहेंगे, अब 6 हो जाएंगे, और 6 एक इवन नंबर है। इवन नंबर में दिक्कत यही होती है कि सारे नंबर नहीं कट जाते, बीच में 2 बच जाते हैं, और जब बीच में 2 नंबर बच जाएंगे तो उन दोनों में से किसी को एवरेज नहीं मानना होता, उन दोनों के मिड पॉइंट को एवरेज मानना होता है। तो उसने एवरेज दे दिया, उसने एवरेज 76 दे दिया, तो मुझे पता चल गया कि ये 2 नंबर नहीं कटेंगे। यही तो समझाया मैंने कि ये कट जाता है ये कट जाता है ये भी कट जाता है ये भी कट जाता है, ये 2 नंबर नहीं कटते, दोनों ही काट दूंगा तो फिर बचेगा क्या पीछे। मतलब साइडों से काटना शुरू होना है। ऑड में बीच में 1 बचेगा, वही एवरेज होगा। इवन में बीच में 2 बचेंगे और उनका मिड पॉइंट एवरेज होगा। तो इवन में बीच में 2 बच गए, और 76 इन दोनों का मिड पॉइंट है। यार मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है, उन दोनों के बिल्कुल बीच में आ रहा है। तो 75 से एक स्टेप बड़ा है, 77 से एक स्टेप छोटा है, तो मिड पॉइंट ही तो हुआ। मैं आपसे पूछूं 2 और 4 का मिड पॉइंट क्या होगा, आप बोलोगे 3, क्योंकि वो बिल्कुल बीच में आ रहा है। मैं आपसे पूछूं 4 और 5 का मिड पॉइंट क्या होगा, आप बोलोगे 4.5, क्योंकि वो इन दोनों के बिल्कुल बीच में आ रहा है। तो मिड पॉइंट समझते हो ना आप, बिल्कुल बीच का नंबर। तो इन दोनों के बीच का नंबर 76 था। ये दोनों नंबर नहीं कटने चाहिए, तो फिर खुद बताओ यहाँ पे कौन सा नंबर रखता मैं कि हमारी पूरी सेटिंग सही रहती। ऑड नंबर की सीरीज़ बना रहा हूँ तो यहाँ 81 ही रखता, तभी तो बात बनती। तो 81 इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप अब आपको ये क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब ये आ गया एक क्रिकेट का क्वेश्चन है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, बट वो क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। क्वेश्चन पढ़ो करो, आपसे हो जाएगा। अगर आपको क्रिकेट की नॉलेज है तो इजीली कर लोगे। क्या बोल रहा है कि सचिन ने 120 रन बनाए, टोटल सचिन ने 120 रन बनाए हैं, जिसमें उसने 6 चौके मारे थे और 4 छक्के। मतलब आप जब रन्स बनाते हो तो कैसे बनाते हो, सिंगल, डबल, फोर्स एंड सिक्सेस। और क्या तरीका आपके पास, और वही है ना, यहाँ तो भाग के रन लोगे या चौके छक्के मारोगे। और क्या तरीका होता है रन्स बनाने का,
वो जो वाइड और नो बॉल के रन होते हैं वो बैट्समैन को नहीं मिलते, वो टीम टोटल में ऐड होते हैं। बैट्समैन को वही रन मिलेंगे जो उसकी खुद की मेहनत है, जो उसके खुद के बैट से टच होके आए हैं। तो सचिन का टोटल स्कोर है जी 120 और इसमें शामिल हैं 6 बाउंड्रीज होते हैं 4s मतलब चौके, और 4 सिक्सेस, ठीक है। 6 उसने चौके मारे हैं और 4 उसने छक्के मारे हैं। तो कोई इंसान अगर 6 चौके मारता है तो मतलब उसके कितने रन बाउंड्रीज से आए, 24, और 4 छक्के मारते हो तो तब भी आपके कितने रन छक्कों से आए, 24, है कि नहीं। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है यार। इफ़ यू हिट 6 4s यू गेट 24 रन्स एंड इफ़ यू गेट 4 6s यू गेट 24 रन्स। कहने का मतलब उसने 48 रन जो है ना, ये बिना भाग दौड़ के बनाए हैं। ये जो बाउंड्रीज होती हैं इसके लिए आपको भागना थोड़ी पड़ता है। 24 ये वाले और 24 ये वाले, 24 और 24, ये जो 48 रन है ना सचिन ने, ये भाग के नहीं बनाए। तो उन्होंने पूछा बताओ व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। पूछ रहा पूरे स्कोर का कितना परसेंट उसने भाग के बनाया। 48 रन में तो नहीं भागा ये रन तो उसने बिना भागे स्कोर किए हैं। तो अगर मैं 120 में से 48 माइनस कर लूँ तो क्या मुझे पता नहीं चल जाएगा कि कितने रन उसने भाग के बनाए हैं। तो जब आप 120 में से 48 घटाओगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 72, बिकॉज 20 ये 28 ये, हाँ 72 रन्स सचिन ने रनिंग बिटवीन द विकेट से बनाए हैं, मतलब सिंगल डबल या ट्रिपल के थ्रू। मतलब इसमें कोई बाउंड्री शामिल नहीं है, ना ही कोई 6 शामिल है 72 में। तो यही पूछा था उसने। लेकिन ये क्या आंसर परसेंटेज में है, नहीं, ये तो रन्स है, परसेंटेज में आंसर चाहिए ना। तो उसने 72 बनाए हैं कितने में से, 120 में से, इंटू 100 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आंसर परसेंटेज में चाहिए। ऊपर वो जो चाहिए था, ऊपर क्या चाहिए था, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, तो रनिंग बिटवीन द विकेट से 72 बने हैं। कितने में से, टोटल स्कोर में से। तो टोटल स्कोर कितना है, 120, नीचे रखा 120 इंटू 100, 10 से 10। और अगर आपको 12 का टेबल आता है तो 12 कितने सा 72, 12 6 ज़ा 72, 12 1 ज़ा 12 6 ज़ा, और 6 इंटू 10 कितना होता है, 60%। 60% इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो परसेंटेज के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन रहे हैं, मतलब फ्रूट्स पे बन जाते हैं, एग्स पे बन जाते हैं, क्रिकेट पे बन जाते हैं, मार्क्स पे बन जाते हैं। इतनी जगह यूज़ है ना इस चैप्टर का, आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब आपने जब सिलेबस देखा होगा फर्स्ट टाइम क्लास 4 का तो आप खुश हो गए होंगे कि सिर्फ 7 टॉपिक, बट ये 7 टॉपिक भी आपके कानों को हाथ लगवा रहे होंगे इस टाइम पे। आपको लग रहा होगा यार एक क्लास 4 की जॉब लेने के लिए कितना एफर्ट करना पड़ता है। तो खुद सोचो यार एसएससी सीजीएल से जॉब लेने के लिए कितना ज़्यादा एफर्ट चाहिए। तो अगर आपकी नज़र में कोई इंसान कम्पिटिटिव से सिलेक्टेड है ना, तो उस इंसान की इज्जत करो, क्योंकि जॉब आप देख रहे हो ऐसे नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। पहले एग्ज़ाम डेट अनाउंस करवाने के लिए स्ट्रगल है, ट्वीट करने पड़ते हैं। फिर एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट हो इसके लिए भी प्रेशर बनाना पड़ता है। फिर एग्ज़ाम में चीटिंग वगैरह जो भी होती है उन सब के लिए भी, प्लस एंड में रिज़ल्ट्स अनाउंस करवाने के लिए भी कमीशन पे प्रेशर बनाना पड़ता है कि जल्दी रिज़ल्ट्स अनाउंस करो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को खुद ही करनी पड़ती हैं, जबकि स्टूडेंट को सिर्फ एक ही चीज़ करनी चाहिए, वो है पढ़ाई। बट सिर्फ पढ़ाई से आज के टाइम पे सिलेक्शन नहीं हो रहा, और 50 तरह का स्ट्रगल है जो करना पड़ रहा है, जो कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर समझता हूँ मैं आज के टाइम पे। कि बच्चा मेहनत भी कर रहा है और बच्चा रिज़ल्ट के लिए भी गुहार लगा रहा है कि भाई रिज़ल्ट टाइम पे दो। अब 3 साल हो गए एग्ज़ाम दिए हुए। बहुत चीज़ें ख़राब चल रही हैं जिनका आपको आइडिया नहीं है। आप शायद इंडिया न्यूज़ या जी टीवी देखते हो, जी न्यूज़ देखते हो, या आज तक देखते हो। ये चैनल आपको दिखाएंगे कि हमारे देश में सब सही चल रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है, पाकिस्तान में। वो कटोरा लेके जगह जगह मांगने जा रहा है, हमारे देश में तो सभी सुखी हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। पाकिस्तान बहुत ख़राब है। मतलब कंपैरिजन बेस्ड आपको खुश करते रहते हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी इतनी गिर चुकी है। यार अब अपनी देख लो, मतलब जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं ना, उनको दूसरों पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। आप पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करो उसकी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से, उसकी इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें अपना कंपैरिजन करना है जापान से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, स्विट्ज़रलैंड से। हम करते हैं पाकिस्तान से और खुश होते रहते हैं कि हम पाकिस्तान से बेटर है। यार हमारी करेंसी डॉलर के सामने क्या है,
अमेरिकन डॉलर से कंपेयर करो तो हम दिन व दिन गिर रहे हैं नीचे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था, और आज के टाइम पे 1 रुपया की कुछ वैल्यू नहीं है। मतलब 1 डॉलर 70 रुपये के बराबर हो गया। तो अगर 1 रुपये की वैल्यू देखोगे तो डॉलर में कुछ नहीं बनेगी। तो जितनी करेंसी हमारी ख़राब है इसको अच्छा करना है, कंपैरिजन करना बेटर कंट्रीज से, जिन जैसा हमें बनने की कोशिश करनी है। पाकिस्तान या बांग्लादेश से नहीं कंपैरिजन करने हैं। गुस्सा आता है कई बार इस देश में रह के कि कैसे कैसे लोग हैं, और मतलब आपस में ही लड़ते रहेंगे बजाय इसके कि गवर्नमेंट को किसी चीज़ के बारे में पूछा जाए कि भाई ये क्या कर रहे हो। खुद में ही ओपिनियन बना लेंगे कि आप सरकारी नौकरी क्यों चाहते हो, अगर आप में टैलेंट है तो प्राइवेट क्यों नहीं कर रहे हो। भाई प्राइवेट में वो चीज़ नहीं मिल सकती जो सरकारी में मिलती है। ये मैं मानता हूँ, हर एक को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, बट द डिज़र्विंग वंस शुड गेट इट। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है एवरेज का, और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से भी मैं आपको एक चीज़ सिखा सकता हूँ, लेकिन आप एक ट्राई पहले खुद कर लो। अपना तरीका और मेरा तरीका मैच ज़रूर करना, फ़र्क होगा दोनों तरीक़ों में। और आप देखोगे मैं कितने सरल तरीके से करता हूँ, मतलब कितना मैं क्वेश्चन में एफर्ट कुछ नहीं करूँगा, मैं आपको सीधा आंसर दे दूँगा बिना कुछ किए। द एवरेज मार्क्स ऑफ रवि इन 5 सब्जेक्ट्स आर 150। रवि के 5 सब्जेक्ट में जो एवरेज मार्क्स हैं दे आर 150। एवरेज का मतलब होता है कि हर सब्जेक्ट में आपको 150 लेके चलना है। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या हुआ, आए तो उसके 43 थे, बट उसको गलती से हमने रीड क्या कर दिया 23। जब इवैल्यूएशन हो रही थी, जब उसको मार्क्स दिए जा रहे थे, कैलकुलेशन के टाइम पे टीचर से गलती होगी। आए बेचारे के 43 थे, बट दे वर मिसरेड एज 23। बट इन मैथमेटिक्स 43 वॉज मिसरेड एज 23। 43 को गलती से क्या पढ़ लिया 23, मतलब उसको 20 नंबर कम दिए हैं बेचारे को। तो करेक्ट एवरेज बताओ, करेक्ट तो करेक्ट 150 तो नहीं रहेगा, 150 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो सबसे पहली बात आप समझ रहे हो ज़्यादा क्यों रहेगा, क्योंकि उसके मार्क्स 43 आए हैं मैथ में, दिए कितने हैं उसको 23। गलती से, बेशक गलती से, बट 23 देने की वजह से उसका एवरेज 150 है। अगर उसको 43 दे दोगे ना तो उसका एवरेज 150 से बढ़ जाएगा। तो मतलब जो ऑप्शन आपको 150 से छोटा दिख रहा है उसको बाहर कर दो। 148 तो आंसर हो ही नहीं सकता, और पूरा का पूरा 150 भी नहीं हो सकता, क्योंकि एवरेज तो बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा यार। 20 नंबर बढ़ रहे हैं बच्चे के, एवरेज नहीं बढ़ेगा, तो 150 भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ आंसर 154 है, यहाँ आंसर 160 है। तुक्का मारना होगा तो इन दोनों में मारोगे आप, क्योंकि बिना सॉल्व किए आप तुक्का मार सकते हो। बिना सॉल्व किए भी अब हल्की सी चीज़ समझनी है कि बच्चे के मार्क्स बढ़ने हैं अब, क्योंकि करेक्ट का मतलब है आप अपनी गलती सुधारोगे। अब आप 23 नहीं दे रहे हो उसको, अब उसको 43 दे रहे हो, 20 नंबर और दे रहे हो, 20 नंबर और दे रहे हो बच्चे को, तो बच्चे का एवरेज बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। 150 नहीं रहेगा अब, या 154 होगा या 160 होगा। ऐसे खेला जाता है ऑप्शन से। अगर एक और ऑप्शन 150 से छोटा होता तो सीधा आंसर हम लगा देते एक ही ऑप्शन को, बट अभी 2 हैं तो तुक्का मार सकते हो। बट तुक्का क्यों मारना है जब हमें तरीका पता है। सब्जेक्ट कितने हैं 5, और एवरेज कितना 150। ऐसे क्वेश्चन में जब कम ही सब्जेक्ट हों, 5 हों, 3 हों, 7 हों, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, आपको सारे सब्जेक्ट के मार्क्स 150 मान लो उसके। मान लो हर सब्जेक्ट में बंदे ने 150 स्कोर किया, कुछ गलत नहीं होता। एवरेज का क्वेश्चन है ना, ऐसा नहीं है कि उसके हर सब्जेक्ट में 150 मार्क्स एक्चुअल में आए हैं। आप देख रहे हो उसके मैथ में 43 आए हैं, हो सकता है किसी में उसने 250 भी स्कोर किए हों, लेकिन एवरेज का क्वेश्चन है ना, तो आप ऐसा कर सकते हो, कुछ गलत नहीं होता इससे। अब एक चीज़ बताओ, जब वो टीचर अपनी गलती सुधारेगा, उसको 23 की जगह 43 मार्क्स देगा, तो उसके कितने मार्क्स बढ़ जाएंगे टोटल में। मान लो आप ही वो कैंडिडेट हो और आपके गलती से मार्क्स डायरी में 23 लिखे हुए हैं, आए आपके 43 हैं, तो आप जाओगे ना टीचर के पास कि मैम मेरे नंबर ज़्यादा आए हैं, आपने कम दे दिए हैं। आपके कितने नंबर ज़्यादा आए हैं 20। कहने का मतलब अब आपका 20 का फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, आपके नंबर 20 बढ़ेंगे कि नहीं। 20 तो बढ़ेंगे, लेकिन एवरेज पे फ़र्क जो है वो सारी जगह पे पड़ता है। एवरेज का फ़र्क सिर्फ एक सब्जेक्ट पे नहीं पड़ता। नो डाउट आपके 20 नंबर बढ़े तो सिर्फ मैथ में है, लेकिन एवरेज आपका सारे सब्जेक्टों का बढ़ जाएगा। ये 20 नंबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे कितनी जगह, 5 जगह, 1 2 3 4 5। ये 20 नंबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे 5 जगह, तो हर जगह कितना बढ़ेगा, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा,
तो हर जगह बढ़ोतरी कितने की होगी, 4 की। तो आपका नया एवरेज बन जाएगा 154। देयर वॉज नथिंग इन दिस क्वेश्चन। जब भी एवरेज दिया हो कुछ आइटम्स का कम होनी चाहिए, 5 की जगह 50 होती तो मैं यहाँ 50 नहीं ऐसे लिख रहा होता, फिर थोड़ा दिमाग में रखना पड़ता कि हाँ 50 ही है, टोटल नंबर सारे नहीं लिख के बैठ जाना। एवरेज दिया था 150। इसका मतलब होता है कि मान के चलो कि उसके हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, 150, ऐसा मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर देखो गलती होने से उसका फ़ायदा हुआ कि उसका नुकसान हुआ, तो गलती होने से ना उसका नुकसान हो गया बेचारे का। मार्क्स उसके 43 आए हैं, उसको दिए कितने हैं, 23। मतलब इस 150 में गलती हुई है टीचर से, उसको मार्क्स 23 दिए, आए उसके 43 हैं। अब की बार अपनी गलती सुधारनी है ना जब, तो उसको 43 देने पूरे के पूरे, मतलब उसके जो 20 नंबर आपने कम किए हैं उसको वापस देने हैं। 20 नंबर दे दिए मैंने, लेकिन उसके 20 नंबर 5 सब्जेक्टों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जब एवरेज की बात की जाती है। तो 5 में डिस्ट्रीब्यूट किए तो हमने देखा हर एक में 4-4 का फ़र्क पड़ेगा, तो उसके हर सब्जेक्ट में मार्क्स कितने हो जाएंगे, अब 154 हो जाएंगे हर सब्जेक्ट में। तो नया एवरेज क्या बन जाएगा, 154। वो ये भी पूछ सकते थे कि बताओ पुराने एवरेज से नया एवरेज कितना बढ़ेगा, तो आप बोलोगे 4 बढ़ेगा। आप कुछ भी बता सकते हो। कल को ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि उसके मार्क्स 23 थे और हमने गलती से 43 पढ़ लिए थे, तो उस केस में इसका एवरेज कम करना पड़ेगा फिर, क्योंकि आए तो मार्क्स 23 हैं, टीचर ने उसको 43 दे दिए हैं, 20 नंबर ज़्यादा दे दिए हैं, तो फिर हम इससे 20 नंबर लेंगे, तो फिर इसका एवरेज 150 से 154 नहीं होगा, फिर इसका एवरेज 150 से 146 होगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि गलती किस प्रकार लगी है, क्या गलती से इसको फ़ायदा हुआ कि गलती से इसको नुकसान हुआ। करना है ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये तरीका कोशिश करना है अप्लाई करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।